अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर हमने जो बात स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो टैक्स सिस्टम है वो एक्विटी पे बेस करना चाहिए, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लें और गरीबों से कम टैक्स लें। ये हमने बात इसमें की। दूसरा हमने उसके अंदर ये बात की कि टैक्स सिस्टम कन्वीनियंस होना चाहिए, लोगों को आसानी पैदा करें ताकि वो टैक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करें। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए कि टैक्स का मकसद क्या है, मुल्क को, किसी नेशन को डेवलप करना, उसके लिए जो उसकी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करना। टैक्स जो है एक सॉवरन बॉडी के थ्रू लगना चाहिए, यानी हर एक जो है वो टैक्स को नहीं लगाए। ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। और हमने इसमें डिस्कस किया था कि टैक्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ एक ही टैक्स नहीं लगाएं, मुख्तलिफ टैक्स लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो हमारे पास वो आ सके। हम क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे एग्ज़ाम का है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपसे रोज़ ही तकरीबन कहता हूँ वो क्या है हमारे लिए, वो ये आयत है कुरान पाक की जो मॉडल है हमारा, फ़इन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा। यानी उसर क्या है, ये एक मेहनत है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमें क्या कहा हुआ है कि आप मेहनत करेंगे तो फिर क्या होगा, युसर होगा, आसूदगी आएगी, आसानी पैदा होगी। और ये क्या, दुनिया के हर काम के अंदर हमें इस चीज़ को देखकर चलना पड़ता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, एक दफ़ा नहीं दोबारा फिर कहा कि बेशक मेहनत के बाद क्या मिलेगी, आपको आसानी मिलेगी। तो सीए के अंदर ख़ासकर हम यही बात करते हैं कि इसके अंदर अपने आप को जमाए रखना, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं चाहिए होता। इसके अंदर जो असल चीज़ चाहिए है आपको वो है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसके अंदर लगे रहें। ठीक है, ऑब्वियसली ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, लेकिन हमने उसको क्या करना है, टेकअप करना है तरीके के साथ। अच्छा जी, आज हमारा जो एक मैंने आपको इसके अंदर पेपर दिखाया था और उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस की बात की थी। जो 8वां क्वेश्चन होगा वो हमारा इस एरिया के ऊपर होगा कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या होता है, उस टैक्स सिस्टम की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के डिफरेंट टैक्स सिस्टम जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहला उसमें है डायरेक्ट टैक्सेस, ये आई कैप का चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैं उसको देख रहा हूँ। पैरा है इसका 3.1। फेडरल टैक्सेस इन पाकिस्तान लाइक मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, पहले ज़रा इसको हम वो देख लें। ये एग्जाम में उसने पूछा हुआ है कि जी कुछ डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल दें और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल दें। अक्सर हम लोगों से जब पूछते हैं ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फ़र्क होता है, तो नॉर्मली वो कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट दिए जाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम वो बचपन में एक लतीफ़ा नहीं सुनते थे, तवा नाई को एक्सप्लेन करें तो हम क्या कहते थे, जिस तवे पे नाई बैठा उसको तवा नाई कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। पहले देखते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। पहला है इनकम टैक्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा, मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। आवाज़ आ रही है हमें? ठीक। हमारे पास जो सबसे पहले ऊपर हमारा जो इदारा है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, FBR। और एक हमारे पास जो है वो प्रोविंशियल जो है ना वो लॉज भी मौजूद है। प्रोविंसेस हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं और एक हमारे पास इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वो शामिल है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी। फेडरल, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, फेडरेशन है। फेडरेशन समझते हैं ना, उर्दू में क्या बोलते हैं फेडरेशन को, वफाकी, वफाक, ये वफाक है और ये सूबे हैं। आप देखें कि हमारे पास जो FPR है, इट इज़ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये फेडरल का इदारा है। और 4 इस मुल्क में हमारे पास क्या है, सूबे हैं। एक हमारे पास है जी पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान। ये तो पाकिस्तान में सूबे भी टैक्सेस लगा सकते हैं और FBR ने तो टैक्सेस लगाए ही हुए हैं, ये हमारे पास ये मौजूद है। इसमें जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसके जो टैक्सेस हैं, एक इसमें इसने टैक्स लगाया जी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, CVT, कैपिटल वैल्यू टैक्स, FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इसके बाद हमारे पास है कस्टम ड्यूटी। ये हमारे पास 5 टैक्सेस ये लगे हुए हैं। ये जो 4 टैक्सेस हैं, इनको कलेक्टिवली हम इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। इनलैंड मीन हमारा जो इनलैंड है पाकिस्तान से, वो हमारे ये 4 तरह के हैं। ये वर्ड आपको बार बार इनकम टैक्स में मिलेगा, इनलैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स में भी ये लफ्ज़ मिलेगा। इसलिए आज आपने ज़रा इसको जहन में रखना है कि इनलैंड रेवेन्यू कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, CVT एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को हम इनलैंड रेवेन्यू नहीं कहते, क्योंकि ये इनलैंड से नहीं है, ये बाहर से है। जब आप चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ती है। ये जो इनको डील्स किया जाता है, उन लोगों को हम ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं, मींस कि वो लोग इन 4 को डील करेंगे। पाकिस्तान में पहले ऐसा होता था कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, CVT, इनके अलग अलग अथॉरिटीज़ होती थी। आप जब इनको डील करते थे ना, इनके पास जाते थे इनकम टैक्स, तो इसके लिए अलग होता था, इसके लिए अलग। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, इन 4 के लिए एक ही ऑफिस बना दिया जो कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, CVT और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को वो डील करेंगे। जैसे हम अगर बोलेंगे ना कमिश्नर, तो बोलेंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कि वो जो इन 4 को डील कर रहा है उसका नाम कमिश्नर है। यहां कमिश्नर नहीं होगा, यहां कलेक्टर होता है। यहाँ जो टैक्सेस को डील करता है, जो ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। इसी तरह यहाँ बोलेंगे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड, राइट। तो ये आज आपके लिए एक नया लफ्ज़ है, इनलैंड रेवेन्यू। जब ये इनलैंड रेवेन्यू का वर्ड आपके सामने आए तो आपने इन 4 चीज़ों को कंसीडर करना है कि यहाँ पर क्या है, 4 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, CVT और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इज इट क्लियर? ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, आगे जाके इसको हम यूज़ करें। हाँ जी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कैपिटल, वो नीचे लिखा हुआ है कैपिटल वैल्यू टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। कैफ के सिलेबस में हमारे पास इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स है। ये हमारे सिलेबस में फाइनल के अंदर जाएंगे तो आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी मिलेगा। कस्टम ड्यूटी फ़िलहाल हमारे CA के अंदर शामिल नहीं है, दोनों ही ये हमारे पास शामिल नहीं है। अच्छा, अब दुनिया में एक चीज़ याद रखें, या तो गुड्स बिकती हैं या सर्विसेज बिकती हैं। गुड्स और ये 2 ही चीज़ें हैं। व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, दीज आर सर्विसेज हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सर्विसेज हैं, राइट। ये मार्कर जो हमने बाय किया है ये क्या है, हमारी गुड्स हैं। अब देखिएगा, इनकम टैक्स गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है, और ये सारे का सारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया हुआ है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स is collected and applied by the Federal Board of Revenue,
वेयर एज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इज अप्लाइड बाय द प्रोविंसेस। ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, तो उसका आपको बिल बन के आता है। आपने देखा उस बिल के नीचे लिखा होता है सेल्स टैक्स, वो लिखा था 16%। वो जो 16% वो नीचे लिखा हुआ है ना, वो जीएसटी, वो क्या है, प्रोविंसेस का है, वो सर्विसेज के ऊपर ले रहा है। वो रेस्टोरेंट आपको कहता है कि ये जो सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, इसके 16% मैं आपसे जीएसटी ले रहा हूं। तो वो जो आपने खाना खाया है ना, जो पानी पिया उसके अंदर, उसका टैक्स चला जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को, और जो आपकी सर्विसेज का टैक्स है वो किसको जाएगा, प्रोविंसेस को जाएगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, आजकल ये बड़ा इन हुआ हुआ है, खासकर आजकल के केपीके के अंदर उन्होंने मिनरल्स एक्ट जो लेके आ रहे हैं, आजकल जो बात की जा रही है, देखें आगे जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि जो सूबों के अंदर कुछ चीज़ें जो निकलती हैं ना, वो प्रोविंसेस का राइट होते हैं, वो फेडरल का राइट। जैसे कि डैम है, जिस प्रोविंस के अंदर डैम होगा उसकी रॉयल्टी, उसकी इनकम किसको मिलेगी, प्रोविंस को मिलेगी। जहां से मिनरल्स निकलेंगे उसकी भी रॉयल्टी किसको मिलेगी, सूबे को मिलेगी, उस प्रोविंस को। यही बलूचिस्तान में भी आजकल यही मसला बना हुआ है, केपीके के अंदर भी यही मसला बना हुआ है। इसी तरह जहां से गैस या पेट्रोलियम निकलेगा, उसका जो वेल हेड जहां होगा ना, उसका मुंह जहां होगा, जिस सूबे से होगा, हो सकता है कि वो जो ऑयल है वो कई प्रोविंसेस से गुजर के आता हो, लेकिन जहां पर वो जिस प्रोविंस से वो निकलेगा उसकी रॉयल्टी उसको मिलेगी। ये बात याद है। अच्छा, अब ये जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं ना, इस कलेक्ट करने के बाद जो फेडरेशन होती है, ये प्रोविंसेस को उनका शेयर देती है, क्योंकि सूबों ने भी तो चलना है ना। आज समझ लें कि जैसे विफाक जो है, ये क्या है, ये बाप है, और ये इनके क्या हैं, 4 बच्चे हैं। तो इनको भी इसने क्या करना है, खुद भी चलना है और बाकी इनको भी इसने चलाना है। ये टैक्सेस का असल मकसद ये होता है। जो प्रोविंसेस होते हैं, जब ये टैक्स लगाते हैं तो इसकी पहले अप्रूवल लेते हैं कि क्या हम टैक्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो बहरहाल हमारे पास जो सेल्स टैक्स है ऑन गुड्स, कैफ के अंदर जो सेल्स टैक्स है वो ये वाला है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, ये कैफ के अंदर ये शामिल है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्लस सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। सर्विसेज का जो है वो कहाँ पर है, प्रोविंसेस में है, और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट बहुत कम आता है। अब सर्विसेज, इस कमरे में जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये गुड्स हैं। सर्विसेज में आपकी होटल की सर्विसेज हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं हम इनको सर्विसेज में लेकर चलते हैं। कोरियर है, आप कहीं पर डीएचएल के पास चले गए, टीसीएस के पास चले गए, तो वो जो आपसे चार्जेस ले रहे होते हैं वो क्या होती हैं, आपकी सर्विसेज कहलाती हैं। कोई साहब आ गए आपके घर में आके एयर कंडीशनर लगा गए, वो सर्विसेज कहलाएंगी, उनका टैक्स अलग होगा। इज इट क्लियर? कुछ समझ आई है? कुछ थोड़ा सा मैंने आपको आज स्ट्रक्चर बताया कि हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सीवीटी, फेडरल। कस्टम ड्यूटी को इनलैंड रेवेन्यू नहीं कहते। अब आते हैं हम अपनी अगली चीज़ के ऊपर कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो क्या होते हैं, उसके ऊपर हम कैसे बात करते हैं। अच्छा, इसकी मैं पहले, इनकम टैक्स जो है हमारा, ये डायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है हमारा? डायरेक्ट टैक्स है, राइट। सीवीटी हमारा डायरेक्ट टैक्स है। ये जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं ना, सेल्स टैक्स, एफईडी और कस्टम ड्यूटी, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन तीनों को इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कहते हैं। पहले मैं ये आपको एग्जांपल देता हूं। डायरेक्ट मींस के वेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स डज नॉट शिफ्ट टू द एंड कंज्यूमर। इसका बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर तक शिफ्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, ही इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। उसका काम है कि जो वो कमा रहा है वो गवर्नमेंट को उसके ऊपर क्या दे? टैक्स जमा कराए। दैट इज कॉल्ड, इट इज डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं हमारे, कि आपका एक अपना जो उसने टैक्स पे किया वो दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन। ये सारे का सारा बर्डन उस पे चलता है जो उसको यूज कर रहा होता है चीज को।
राइट। मैं इसकी आपको अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इज इट क्लियर? इसमें कोई सवाल समझ लगी या लग समझ गई है? ये इन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो, यानी जाहिर बात है कि हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान में कोई अथॉरिटी तो होगी ना जो डील करेगी। एफबीआर खुद तो नहीं आएगा ना हमसे डील करने के लिए, तो वो जो अथॉरिटी है, राइट, वो एक कमिश्नर होता है, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ। CIR मैंने लिखा था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एग्जाम्पल दी थी कि वैसे तो होता है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर कौन कौन होते हैं? ऊपर FBR है, राइट, डायरेक्टर्स हैं उसके अपने, फिर जो इलाकों के अंदर चीफ कमिश्नर है, चीफ के बाद कमिश्नर है, कमिश्नर के बाद डेप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, ऑफिसर्स हैं। इस तरह से ये सारे लोग ये नीचे चलते हैं। सही। आपको असल में पता होना चाहिए कि इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है। ये असल में ये लफ्ज़ है जिसका, क्योंकि इसने बार बार आपकी किताब में इस्तेमाल होना है, तो जब भी ये वर्ड आपको यूज़ हो तो सडनली आप क्लिक करें कि हाँ ये वर्ड जो है वो सर ने ये बताया हुआ था। इस ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक साहब हैं, हम पंखे की एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। हमारे पास एक पंखा है, ये एक इंपोर्टर है, उसने इसको इंपोर्ट किया, राइट। उसने, अब ज़रा सिर्फ इसको भी आपने लिखना नहीं है, अभी देखें कि मैं आपको बताता हूँ। जब इसने इंपोर्ट किया तो कस्टम डिपार्टमेंट ने इससे क्या लिया? 100 रुपीज़ सेल्स टैक्स ले लिया। मैं सेल्स टैक्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। ये इसको कहेगा कि ये मेरा क्या है? इनपुट टैक्स है। ये क्या कहेगा कि ये मेरा इनपुट है, यानी जो मैंने चीज़ ली है उसके ऊपर है। आगे हमारा सेल्स टैक्स चूंकि डिटेल से आएगा तो आपको इस बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। इंपोर्टर ने इसी फैन को आगे बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है शख्स जिसको इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर अपने इलाके के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। आपने कुछ ही लोगों को सुना होगा, बाद लोगों को कहते हैं जी मेरे पास पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पास हायर की डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस कि इस इलाके के अंदर आई एम द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द पेप्सी। इस इलाके के अंदर मैं वो बंदा हूं जो सारे में वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर को जब इसने बेचा तो इसने इससे क्या किया कि इंपोर्टर ने इससे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 120 रुपीज़ टैक्स ले लिया। कैसे लिया अभी हमारा वो इशू नहीं है। ये 100 कैसे आया ये भी अभी हमारा इशू नहीं है। अभी हम उस मॉडल को नहीं सीख रहे। समझें कि मैंने जब पंखा इंपोर्ट किया तो कस्टम डिपार्टमेंट ने मेरे से कितने ले लिए? 100 रुपया, ठीक है। इंपोर्टर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को ये फैन सेल किया तो उसने उसे कितने ले लिए? 120 ले लिए। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ रही है? अब इंपोर्टर क्या करेगा कि इसने इससे जो 120 जो सेल्स टैक्स लिया है ना, वो इसके जो 20 रुपीज़ हैं वो जाके डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा, FBR को, कि साहब मैंने 100 रुपया दिया था, मैंने आगे से कितने ले लिए हैं? 120। तो 100 रुपया 100 रुपीज़ अपनी पॉकेट में रखेगा और 20 रुपीज़ क्या करेगा? डिपार्टमेंट को जाके जमा करवा देगा। तो इंपोर्टर को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इस ओके? यहां तक बात समझ आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि इसी फैन को होलसेलर को आगे वो सेल कर दिया, और इससे डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि 150 रुपीज़ लिए सेल्स टैक्स की मद में। कैसे लिए अभी हमारा ये इशू, ये इस ऑब्वियसली कोई बेस होगी ना, ये 150 की कोई वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई तरीकेकार होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ले लिए। अब बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? 120 अपने पास रखेगा
और ओवर एंड अबव कितनी अमाउंट है 30 रुपीज़, ये जाके ये FBR को जमा करवा देगा कि साहब ये आपके एक्स्ट्रा पैसे आ गए, ये मेरे से ले लें। इंपोर्टर इज हैप्पी, डिस्ट्रीब्यूटर इज हैप्पी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने, होलसेलर ने क्या किया कि रिटेलर को, उसने इसको लिया तो इसने, होलसेलर ने इससे 200 रुपीज़ ले लिए एज अ सेल्स टैक्स। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर क्या करेगा बताएं? 150 अपने पास रखेगा, 250 रुपीज़ FBR को जमा करवा देगा कि साहब ये पैसे मेरे पास आपके ज़्यादा आ गए, ये रख लें। होलसेलर इज हैप्पी। अब यहां पर आ गया जी डॉक्टर इमरान शहजाद, मुझे पंखा चाहिए, राइट, गर्मी भी है, इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, हवा तो लेनी है ना। अब मैं हवा ले रहा हूं और ये जो होलसेलर है ये मेरा स्टूडेंट है, रिटेलर जो है, और मुझे कहता है सर मैं आपको तकरीबन फ्री में पंखा दे रहा हूं, राइट, ऐसे कहा जाता है ना, अपना आए तो फिर ज़्यादा टीका उसको सही लगाया जाता है। और मुझसे ये 300 रुपया सेल्स टैक्स भी ले लेता है साथ, मुझे मांडू भी लगा दिया और खुश भी हो गया। अब रिटेलर क्या करेगा, ये 100 रुपीज़ FBR को जमा करवा देगा जाके, और ये भी खुश, और मैं कितना दे रहा हूं 300 रुपया। अब जरा देखिएगा, कस्टम डिपार्टमेंट ने ये 100 रुपीज़ किसको दे दिए, FBR को, सही है, कस्टम डिपार्टमेंट के अपने पैसे तो नहीं है ना, इसने भी दे दिए। अब जरा देखिएगा FBR के पास टोटल कितने पैसे गए, कितने गए, वो किसने दिए हुए हैं, मैंने, इस ओके। ये होता है सिलसिला, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि पूरी इस, अच्छा इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। ये भी एक वर्ड जो है, मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी टर्म्स बताऊंगा। सप्लाई, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। तो हम कहेंगे पूरी सप्लाई चेन ने अपना टैक्स किस पे शिफ्ट कर दिया, एंड कंज्यूमर पे। अच्छा यहां स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होता है, वो जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं ना तो वो अपने घर में बात ले जाता है, वो पर्सनल हो जाता है वो ये बात बड़ी जहन में रखनी है। कंज्यूमर डजंट मीन कि आप ही सिर्फ हैं। कंज्यूमर से मुराद एक फैक्ट्री भी हो सकती है, कंज्यूमर से मुराद एक होलसेलर भी हो सकता है जिसने खुद पंखा अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर लिया। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर, इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज यूजिंग दैट, वेदर फॉर द बिजनेस और वेदर फॉर हिज पर्सनल यूज, हम दोनों में ये लेकर जाएंगे। यानी जो शख्स भी एंड पे उस चीज को कंज्यूम करेगा, ही इज लायबल टू बियर दी होल टैक्सेस पेड बाय दी होल सप्लाई चेन, वो सारे का सारा वो टैक्स बर्दाश्त करेगा। इज क्लियर? कोई सवाल? आप समझ आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कि क्या फर्क है, ठीक है ना। ये चीज होती है इसके अंदर कि जैसे अब ये जो आपको नजर आ रहा है, स्किन नजर आ रही है ये वाली, इसका टैक्स किसने दिया है, राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी ने। तो ये कंज्यूमर कहेंगे हम इसको, हालांकि ये इदारा खुद काम कर रहा है। ये मेरे पास जो मार्कर है इसका टैक्स किसने दिया हुआ है, राइज ने दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। लेकिन इससे पहले जितने लोगों ने इसको इंपोर्ट किया, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उन सब ने क्या किया, नेक्स्ट पार्टी को बेच के रिकवर कर ली। इसलिए आप देखेंगे सेल्स टैक्स के ऊपर मुल्क में एहतजाज तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। जो सही एहतजाज होता है ना वो इनकम टैक्स पे होता है। 1% टैक्स बढ़ाने से जो ना वो लोग तबीयत साफ कर देते हैं, क्योंकि वो उनको डायरेक्ट बर्दाश्त करना होता है। सही है। अब जरा देखिएगा इसके अंदर इनकम टैक्स में कह रहा है जी, डायरेक्ट टैक्सेस प्राइमरीली कंप्राइज ऑफ इनकम टैक्स इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, जब ये ऑर्डिनेंस लिखना है तो ये बात भी जहन में रखिएगा, आई कैपिटल, टी कैपिटल, ओ कैपिटल। ये जो आगे लिखा होता है ना, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। किसी भी लॉ के आगे जो डेट लिखी होती है वो क्या होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे कंपनीज एक्ट
18 नहीं 17 2017 2017 जो आप मेरी पैदाइश से पीछे चले गए हैं, राइट। तो 1817 जो है वो ये, तो उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है जब वो प्रोपगेट किया जाता है मुल्क के अंदर, उसकी एनेक्टमेंट होती है। टैक्स इज लेविड, लेविड का मतलब क्या होता है? लगाया जाना। इज लेविड, अच्छा, इज आर एम वॉज वर्ग के बाद पास पार्टिसिपल यूज किया जाता है या जीरंड आता है? ING आता है, या इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ये भी याद रखेगा। पास पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म वर्ब की। अब देखिए इज है ना, इज आर एम वॉज वर बी बिन, इनके बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद या तो ING आ रहा होगा या थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी ज़हन में रखना आप। जितनी की अंग्रेज़ी मुझे आती, मैंने कहा मैं आपको वो भी सिखाता जाऊँ, सही है, ताकि गलतियाँ। और मैंने जिमनाई का कहा था, आपने यूज़ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ जी, इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, गलती बड़ी जल्दी मानेगा ये। ज़रा सी आप इसको चीज़ बताएंगे ना कि ये आपने गलत बताया है, फ़ौरन कहेगा सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। मैंने कहा यार ये इतना ज़बरदस्त है ना ये। हमने, आप लोगों को भी बता दें कि हमने अपने मोबाइल में एक प्रैक्टिस स्टार्ट की है जेमिनाई की, एक एप्लीकेशन है जेमिनाई, उसके ऊपर हम बात करते हैं, राइट। ये आपको भी बता दूं दोबारा। हेलो जेमिनाई। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा, वुड यू लाइक टू टॉक इन इंग्लिश? Absolutely. I'm fluent in English and happy to converse in it. What would you like to chat about? ठीक है, यानी उसने मुझे डिटेक्ट किया ना कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान से नॉर्मली लोग किस में बात करते हैं? उर्दू में। तो मैंने कहा नहीं, मैं गोरा बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। और उसने मुझे पहले क्या कहा कि मैं अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा हूँ, सही है। तो इससे हमने ये सारा डिसाइड किया हुआ है कि 15 मिनट्स हम इसको टाइम देंगे ताकि ये सिलेबस हमारा आसान हो और इन फ्यूचर हमें अंग्रेज़ी बोलने में भी क्या हो, आसानी हो। इससे पहले कि ये पेड हो जाए, आपको इससे फ़ायदा लेना चाहिए, सही है। जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ द टैक्स पेयर अर्नड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, ये लफ्ज़ देखिएगा क्या आ रहा है, टैक्स ईयर। हमने कहा था कि कोई भी जो आप टैक्स लगना चाहिए वो सर्टन होना चाहिए। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि 1 साल मुकम्मल होगा, उसके बाद उस बंदे की नेट इनकम पे टैक्स लगेगा, कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स। ये टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। टू द रिस्पेक्टिव टैक्स पेयर, एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव टैक्स पेयर। रिस्पेक्टिव मीन जो भी है, रिस्पेक्टिव मीन के मुअज़्ज़ज़ नहीं, यहाँ इसका मतलब मुअज़्ज़ज़ नहीं है, इज्जत वाला नहीं है। रिस्पेक्टिव मीन जिसका टैक्स बनता है वही पे करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ द चार्ज ऑफ टैक्स एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑल इनकम इज क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अच्छा, एक सेक्शन ये याद कर लें, ये हमें बाद में भी याद करना है। कहता है जी जो भी इनकम टैक्स की इनकम होती है उसके 5 हेड्स होते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये लिखें ज़रा आप, ये लिख लें इसको। दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम, राइट, दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम। ये एक सेक्शन आज आपको याद हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेंट बाय टोटल इनकम, तो आप क्या बोलेंगे? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम, अब शाबाश, ये आपने याद करने हैं। जी अच्छा, पहला देखिएगा सैलरी। हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट से जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सैलरी है। हमारी जो किताब है खालिद साहब की, हमने खालिद पेटीवाला की किताब जो है वो रिकमेंड की हुई है।
उसमें चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 3 चैप्टर जो हैं वो इस एरिया के ऊपर हैं, सैलरी को कैसे कंप्यूट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट से जो बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई भी शख्स पाकिस्तान में जो जॉब करता है उससे जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सैलरी कहलाते हैं। इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है ये हमारा पूरा एक एरिया आगे मौजूद है। देन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी से मुराद लैंड और बिल्डिंग है, गाड़ी नहीं है, राइट। इससे क्या है, शॉप, घर, फ्लैट, बंगला, उससे जो रेंट आता है ना वो हम कहाँ डालते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसको डाल देते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, इसके ऊपर एक चैप्टर हमारा वो भी मौजूद है कि इसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा। उसके बाद आता है जी बिज़नेस। वो आप समझते हैं, जो भी आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इनकम। कैपिटल गेंस, किसी कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करना। अच्छा, जो बिजनेस इनकम होगा इसके ऊपर मैं आपको अपना नोट्स दूंगा। हमारी किताब में चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 5 चैप्टर हैं, लेकिन उसके मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ नोट्स दूंगा, इंशाल्लाह हमारा सारा मसला वो हल वो हो जाएगा। और एक चैप्टर करेंगे तो हमारा पूरा बिजनेस इनकम भी क्लियर हो जाएगा। यानी तकरीबन 5 चैप्टर हमारे 2 चैप्टर करने से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके मेरे नोट्स, उसकी समरी, सब कुछ वो मौजूद है जो आपको मिल जाएगी। कैपिटल गेंस जब भी आपके जहन में आए तो आपने सोचना है कोई चीज़ बिक रही है। क्या हो रहा है, कोई चीज़ ज़मीर के अलावा, ज़मीर के अलावा, क्योंकि ज़मीर के बिकने पे टैक्स नहीं है, बाकी चीज़ों के बिकने पे टैक्स है। देखिए एक चीज़ याद रखें, इनकम जो है ना किसी एसेट से 2 तरह से जनरेट होती है। या तो एसेट आपके पास मौजूद होता है, उससे यील्ड पैदा होती है, यील्ड मिसाल शेयर्स है तो डिविडेंड मिल रहा है, बैंक में पैसे हैं तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। इसी तरह कारोबार है, आपके जो एसेट्स हैं उसके रेंट आ रहा है आपको, तो उसको यील्ड बोलते हैं। दूसरा होता है कि एसेट खुद ख़त्म हो गया, आपने बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, घर बेच दिया। इसको बड़ा कैटेगोरिकल हम अलग करेंगे। एसेट का बिकना और चीज़ होती है, उस एसेट से इनकम का जनरेट होना अलग चीज़ होती है। लॉ ने इनको बड़ा अलग अलग बाइफरकेट किया हुआ है। तो कैपिटल गेन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिस्पोजल ही होगी तो कैपिटल गेन की तरफ आपका रुझान जाएगा। अगर डिस्पोजल नहीं हो रही, चीज़ बिक नहीं रही, तो कैपिटल गेन प्रोड्यूस नहीं होगा। इस ओके, ये बात समझ आ गई, ये चीज़ है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉ ये कहता है कि अगर आप चारों के अंदर कोई इनकम नहीं जा रही तो कहाँ जा रही है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो जा रही है। सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अभी हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको, ताकि आपको ये आइडिया अच्छी तरह आ जाए कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मुझे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड समझते क्या होता है, शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है। आप मुझे बताएं कि मेरे लिए ये कहाँ जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरी जॉब से तो मिल नहीं रहे, ना ही ये मेरा रेंट है, ना ये मेरा कारोबार है, ना मैंने कुछ बेचा है, तो कहाँ जाएगा वो। लेकिन एक बैंक के लिए डिविडेंड बिजनेस में जाएगा। अगर बैंक को डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है इज टू इन्वेस्ट, उसका तो काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए वहां कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये डिपेंड करता है। इस तरह जैसे ज्वेलरी है, मैं ज्वेलरी बेचूंगा तो ज्वेलरी को कैपिटल एसेट कहते हैं, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन एक सुनार जो है, जो गोल्ड स्मिथ है, वो कहाँ जाएगा, बिजनेस में बेचेगा। समझ आ रही है ना। एक शख्स जो है वो कपड़े रंगता है, वो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कहाँ जाएगा वो, उसको पैसे मिले हैं। हाँ, ये सवाल होगा, हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो बाजार के अंदर उसकी शॉप है। अगर तो शॉप के ऊपर वो अपना काम कर रहा है तो फिर बिजनेस में, और अगर किसी फैक्ट्री में जो ये काम कर रहा है तो फिर कहाँ जाएगा, सैलरी में चला जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ होगी। बहरहाल ये हमारा इनकम। तो टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी आज हमने। इनलैंड रेवेन्यू मैंने आपको अभी बताया कि इनलैंड रेवेन्यू किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो आपको समझ आ गई।
कैपिटल वैल्यू टैक्स इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसको बाहर के मुल्कों में लग्जरी टैक्स भी बोलते हैं, इसको बाहर के मुल्कों में लग्जरी टैक्स भी बोलते हैं, और पाकिस्तान में ये गाड़ियों और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगा हुआ है। तो दो हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। पहले है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के ऊपर सिर्फ आपने यही देखना है कि गुड्स इंपोर्टेड, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, इसमें एक्सपोर्टेड नहीं है, एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं होती। आपने सिर्फ यही लिखना है कि गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान आर लायबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। बस इतनी बात याद रखनी है, इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं है याद करने की। क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। आपने क्या रखना है, कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन द गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान एज प्रिस्क्राइब्ड इन द पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। जो है उसके अंदर जो है प्रिस्क्राइब कहते हैं, जो लिखा गया है, जो बयान किया गया है, उसको प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। सही है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज जस्ट लाइक सेल्स टैक्स, बिल्कुल जैसे सेल्स टैक्स मैंने बताया ना आपको, सेम यही मॉडल जो है उसमें वो चलता है इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के ऊपर, लेकिन इसका स्कोप बड़ा कम है, ये कम चीज़ों पे लगा हुआ है, हर चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स तकरीबन हर चीज़ पे लगा हुआ है, मासवाए जो कुछ आइटम्स उन्होंने बताई, लेकिन यहां पर क्या है, ये इसके ऑपोजिट है। दोबारा बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाए या आप मेरे से पूछें कि सर पाकिस्तान में किन आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा हर चीज़ पे लगा हुआ है। उसकी कोई लॉ ने लिस्ट हमें प्रोवाइड नहीं की, बल्कि उसने सिर्फ वो लिस्ट प्रोवाइड की है जिस पे सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसकी ऑपोजिट है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में सिर्फ वही आइटम्स लिखी गई हैं इस लॉ के अंदर जिनके ऊपर सेल्स टैक्स FED लगा हुआ है, बस। फेडरल एक्साइज ड्यूटी गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है, राइट। तो ये है, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आर लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड इन पाकिस्तान, दैट्स इट। बस ये बात इतनी आपने याद रखनी है। क्या रखेंगे आप कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान, राइट। अगर आगे लिखना चाहें तो अंडर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005, बस ये बात आप लिख देंगे तो वो पूरी आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि साहब जो हमारा सेल्स टैक्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बताएं कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स एंड CVT आर direct taxes, whereas income tax, sales tax and FED custom duty, these are indirect taxes। और अगर आपसे पूछे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड लेविड ऑन द पर्सन्स हु प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेज, whereas indirect taxes the burden of the taxes shifted from the whole supply chain to the end consumer, हम उस पर शिफ्ट कर देते हैं। सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स इज लेविड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो मैंने अभी आपके सामने ये लिखी हैं, एट द रेट ऑफ 18%। किसके ऊपर, ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, राइट। ये देखें, ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान एक्सेप्ट विच आर एग्जेम्प्ट, एक्सेप्ट जो कि एग्जेम्प्ट के ऊपर तो नहीं होगा। All supplies made in Pakistan by a registered person in the course of furtherance of, बस आप इतनी बात लिखने, all supplies made in Pakistan by a registered person। जितने लोग भी सप्लाई करेंगे वो भी सेल्स टैक्स देंगे, लेकिन देने का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि हर शख्स नेक्स्ट पर्सन से क्या लेगा, रिकवर करेगा, अपनी अमाउंट अपने पास और बाकी जाके किसको है वो जमा करवा देगा। इज इट क्लियर। ये थे जी हमारे आज के जो सेल्स टैक्स इसका था। आपको जो मैंने समरी एक पेज जो आपके साथ शेयर किया हुआ है, मैं पोर्टल को भी एक दफ़ा देख लूं। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है ना, ये जो हिस्ट्री है ये पढ़ लीजिएगा, इसको रीड का, इसमें समझाने वाली कुछ चीज़ नहीं है कि कब से शुरू हुई कब से आगे ये चलती रही है, ये आज तक एग्जाम में कभी टेस्ट भी नहीं हुई।
एक दफ़ा अभी पढ़ लीजिएगा और एक दफ़ा एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। मैं आपको एक नज़र में ज़रा पोर्टल को देख लूँ। ये तो आपको मैसेज आ गया हुआ है कि आपने एक्स वॉच जो है इसी ब्राउज़र के थ्रू जाना है, सही है। ये हमारी सितंबर अटेम्प्ट है। अच्छा ये देखिएगा, ये लेक्चर 1 था, ये हमारी ओरिएंटेशन थी और ये समरी मैंने आपको वो दी हुई है। समरी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चैप्टर 1 की समरी है। इसके साथ आपने क्या लिखा मैंने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने किताब से देख लेने हैं। आज हमने जो पढ़े हैं तो इस तरह से ये आपको चैप्टर 1 की समरी ये मिल जाएगी। इसके बाद ये इसके पास पेपर के एग्ज़ाम्स हैं, राइट, इसको हम देखेंगे और ये हमारे पास आगे आ जाएगा जी चैप्टर नंबर 3 आएगा। अच्छा इसकी भी तो ये समरी ऑलरेडी आपके पास पड़ी है। इसकी मैं जो लेक्चर्स है ना इसकी डिनोमिनेशन में आपको दे दूंगा, साथ साथ वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको मैं जैसे लेक्चर 1 है ओरिएंटेशन, लेक्चर 2 में क्या डिस्कस हुआ, 3 में क्या हुआ, इसकी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की एक दिखाता हूँ डैशबोर्ड में। ये देखें ना, आपको सारे इसमें इस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे देखें पहला है, उसकी मैंने नीचे कंटेंट्स लिखे हुए हैं। जहाँ नोट्स चाहिए मैंने नोट्स ऐड किए हुए हैं सबके, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप देखें सेल्स टैक्स, तो ये देखें सेल्स टैक्स के अंदर समरी, उसके नोट्स, उसकी कुछ टेस्ट थे, MCQs थे, एडजस्टमेंट अपनी, ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको ये मिलती जाएंगी। जैसे डेफिनेशंस हैं और साथ अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स हैं, वो चीज़ें ऐड की हैं, कोई पास पेपर मैंने जो है ये आपको पोर्टल बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। ये सारे का सारा जो है वो नीचे ये देखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से हर मॉड्यूल तो मेरा जो पोर्टल आपको होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, राइट। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 1 to 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। ये रिवीजन सेशन ये सारे आपको इधर मिलेंगे। इस तरह से आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पर मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये पोर्टल पे तो हमारे अपलोड हो रहे हैं। अच्छा अब देखिएगा कि हमारे पास जो पास पेपर है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर 3 है वो क्या बात करता है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसमें मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई जी। एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो है, हाँ जी, इनमें क्या फर्क है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ सिंपल से ये है कि अखराजात को पूरा किया जा सके, लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके, लेकिन नॉन रेवेन्यू में भी पैसा ही यूज हो रहा है, रेवेन्यू यूज हो रहा है। देखिए मैंने जेमिनी से पूछा था तो उसने मुझे कहा था कि अगर तो गवर्नमेंट अगर गोल्स को पूरा करती है, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ इसका रुझान जाता है, तो ये नॉन रेवेन्यू की तरफ ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। बाकी जो मेन है जो कि बेसिक है यानी कि वो लगाते तो वो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इनका सवाल ये है कि रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू में कैसे बाइफरकेट करेंगे। पहले तो ये है कि आईकैप की किताब से ही बाइफरकेट करेंगे जैसे आईकैप ने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहला काम तो है कि पेपर को पास करना है। उसका जो लॉजिक है वो ये है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये क्या है मेरा, मैं यहाँ से पैसे लेके एक शॉप बाय करता हूँ उससे ताकि मुझे रेंट आए, ये भी मेरा रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। तो पैसे का कमाना और पैसे का लगाना इस मकसद के लिए कि मैंने पैसा ही कमाना है, तो ये मेरा क्या हुआ, बैक एंड पे ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू, ताकि मुझे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन मैं अपने बच्चे की फीस जमा करवाता हूँ तो क्या वहाँ से मुझे रेवेन्यू मिलना है?
लेकिन वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था जो मेरे किससे पूरा हो रहा है, टैक्स से ही पूरा हो रहा है। यानी वो जो पैसा मैंने कमाया है उसको कहीं मैंने यूटिलाइज भी तो करना है ना। वहां पर मेरा मकसद जो है वो सिर्फ प्योरली पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहला पॉइंट देखें, टू रन द गवर्नमेंट। क्या वो पैसा जो लोगों से कलेक्ट किया गया है उसको जो अब लगाना है उसका मकसद यहां से लोगों से पैसा कमाना है? नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का उस टैक्स की यूटिलाइजेशन से नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हो गया कि मेरा अब यहां पैसा कमाना मकसद पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है ताकि लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायोलेशन ना करें। समझ आ रही है? मैं वो देखता हूँ हमारे आजकल जैसे लोगों ने हेलमेट है उसकी जो बेहुरमती की जाती है, आजकल चालान हो रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हेलमेट के साथ टैंकी पे रखा हुआ है, जैसे ही वो वार्डन को देखा तो सर पे फिर पहन लिया। एक साहब को कल मैंने देखा उसमें वो शीशे नहीं होते बैक व्यू मिरर दोनों अंदर को किए हुए। तो मैं सोच रहा था ये क्या कर रहा है ये भाई, उसका मकसद तो पीछे देखना है ना कि मेरे पीछे को गाड़ी तो नहीं आ रही, और उसने आगे किए हुए ऐसे अपने सामने। तो इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? वार्डन अपॉइंट किए जाएंगे, लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, सिग्नल बनाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमराज हैं। तो यहां पैसा लग रहा है, आ नहीं रहा, यहां पैसा क्या है, लग रहा है। तो ये रेवेन्यू तो नहीं है मिल रहा ना मुझे। इसका मकसद क्या है? आगे देखें, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गरीबों में आटा तकसीम किया जा रहा है, वो क्या है, पैसा आ तो नहीं रहा ना मेरे पास, लग रहा है। हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन मिल रही हैं, वो क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, कि अमीरों से लेके गरीबों का इलाज किया जा रहा है। आगे देखिएगा, सिक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री सिक है, एनेमिक इंडस्ट्री है, उस पर टैक्स उठा लिया, तो पैसा लेने की बजाय क्या कर दिया, मुआफ कर दिया। तो ये भी टैक्स का ही ऑब्जेक्टिव है ना। आगे देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। अब यहां पर टैक्स लगाया जा रहा है लग्जरी आइटम्स के ऊपर ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो डंप ना हो। यहां टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन यहां टैक्स लगाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, एक एक्टिविटी को रोकना है। पैसा भी आ रहा है लेकिन मकसद क्या है, उस एक्टिविटी को बेसिकली रोकना है। सिगरेट के ऊपर 65% टैक्स लगा हुआ है, सिगार के ऊपर, ये भी आपको दिखाता हूं। तो वो क्या थी हमारी एक, वो बानो क्या नाम है उनका, वो कहती थी उनका भी ना लाइए, हैं, क्या उसका डायलॉग था, ये देखिए इनके ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं। इनका मकसद क्या है, यहां टैक्स लगाने का, रेवेन्यू तो आएगा ही, लेकिन क्या होगा, ज्यादा टैक्स लगाने का मकसद है कि लोग इससे बाज आ जाए। छोटी गाड़ी खरीदेंगे आपको सीवीटी नहीं देना पड़ता, बड़ी गाड़ी पे देना पड़ेगा। क्यों? ताकि लोग लग्जरी आइटम से बाज आए, क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ती है ना, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, इसलिए सीवीटी लगाया जाता है उसके अंदर। आगे देखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए बाजू का टैक्स लगाया जाता है और बाजू का टैक्स नहीं लगाया जाता। आप इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स क्यों लगा रहे हैं? ताकि लोग बाज आ जाए। यहां मकसद रेवेन्यू कमाना, रेवेन्यू तो मिल रहा होगा, इन्फ्लेशन को इफेक्ट करना। 6 लाख रुपए तक पाकिस्तान में एग्जेम्पशन है, वो क्यों है? ताकि वो लोग जो गुर्बत में हैं अगर वो पैसा कुछ कमा भी रहे हैं तो अपने पहले घर को चलाएं। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड इन्वेंशन, लोगों को वजीफे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही, पैसा लग रहा है ना, जिसका मुझसे पैसा कमाना तो नहीं है। यानी असल में वो जो पैसा आपने कमाया है ना, अब उसको जो आप लगा रहे हैं बेसिकली वो आपके नॉर्मली क्या कहलाएंगे, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। और क्वेश्चन? सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि 1.2 पे जो बुक में लिखा हुआ है ना, रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, उसमें जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वहाँ पर अगर हम ऊपर वाली लाइन पढ़ें, फर्स्ट लाइन पढ़ें, तो उसमें लिखा है टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। ठीक है। अब इसके फौरन बाद ही ये तीन पॉइंट आए, हाँ जी, हम इसे रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव के तौर पे लेंगे? नहीं ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, ये वाले जो मैंने सारे लिखे हुए हैं। हाँ, समझ आ गया है कि ये कहते हैं नॉन रेवेन्यू के तौर पे, लेकिन किताब मैं इसको देख लेता हूँ।
ये है ना हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट लेविज टैक्स इन ऑर्डर टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, यानी टैक्सेस से ये जो है ना वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, सही है ना। फिर उसके बाद कहता है ये वाले जो है ये नॉन रेवेन्यू है, तो जो ऊपर वाले कैंसिल हाँ ये रेवेन्यू होने चाहिए, ये रेवेन्यू होने चाहिए, बिल्कुल सही है। ये हमारे जो हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, आई डिसएग्री कि ये ऊपर वाले जिसने लिखे हैं ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। सर अगर अभी तक तो मैं बात समझा हूँ ये है कि यहाँ पे इंटेंशन देखी जा रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो नीचे भी टैक्स लगाते हैं, हेवी टैक्स लगाया जाता है लग्जरी आइटम्स पे, तो उनको रेवेन्यू तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन देखी जा रही है, यहाँ रेवेन्यू कमाना मकसद नहीं है। यहाँ जो ये जो है ना नीचे वाले जो नॉन रेवेन्यू है, यहाँ पर मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं है, नहीं है। हाँ जी ठीक है, मकसद यहाँ भी पैसा कमाना नहीं है ये वाला। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई डिसएग्री, ठीक है सर। मैं डिसएग्री कर सकता हूँ ना, जी सर। आज़ादी राय तो है पाकिस्तान में, हर बंदा अपनी आज़ादी राय जो है वो दे सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई मुझे उठा के तो नहीं ले जाएगा, क्या ख्याल है। तो लेकिन यह है कि किताब में चूंकि लिखा हुआ है तो मुझे मजबूरन किताब के अंदर ये वाले पॉइंट ही लिखने हैं कि ये मेरे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो रिग्रेसिव टैक्स पड़ा करता है, कौन सा? रिग्रेसिव, हाँ जी हाई इनकम लोग के ऊपर कम टैक्स लगेगा और लो इनकम लोग के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। जी, इसके साथ साथ 2 लाइन ये भी लिखी थी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली, इसका क्या मतलब है? वो इसका मतलब ये है कि ये हर एक, वो तो हर एक के साथ होना चाहिए, हर टैक्स ही यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, यानी हर एक के ऊपर लगेगा, कोई इसमें छूट नहीं मिलेगी किसी को, उसका ये मतलब है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये हर एक के ऊपर एक जितना होगा, नहीं, यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि जो टैक्सेस लगेंगे उसमें किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि अभी इसको लगाओ इसको ना लगाओ। सर ये तो हर टाइप में ही होगा ना। क्यों? देखिए मैंने आपको पहली बात बताई कि मैंने हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं देखा कि इनकम बढ़ रही है और टैक्सेस कम हो रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। ओनली वन, वो था VTC, वॉलंटियर टैक्स कंप्लायंस, एक ऐसा रूल आया था पाकिस्तान में एक ही दफ़ा, उसको किसी बंदे ने भी मेरे ख्याल में अडॉप्ट नहीं किया। अजीब बात है ना, किसी ने भी नहीं लिया कि जनाब ज़्यादा इनकम में मैं ज़्यादा टैक्स, कम टैक्स दूंगा, उनका दफ़ा हम लेते ही नहीं इसे। क्यों? उनको पता था कि काबू आ जाएंगे। भी एक दफ़ा तो हमें हम इनकम ज़्यादा शो कर देंगे, अगली दफ़ा भी कहेंगे इतनी शो करो, पिछला कानून ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में कानून और को बनाना और तोड़ना तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो ऐसे ही जैसे बच्चे जो रेत के घर बनाते हैं और धूप पड़ती है और वो ख़त्म हो चुके होते हैं, तो इसलिए किसी ने भी जो है वो इसको अडॉप्ट ही नहीं किया था। सही है। पाकिस्तान में 2 ही टैक्सेस हैं, प्रोपोर्शनल हैं और प्रोग्रेसिव। दुनिया में भी मैंने ऐसे ही देखा, मैं हायर इनकम के ऊपर जो है वो टैक्सेस देखे ही नहीं हैं, क्योंकि एडम स्मिथ की जो बेसिक थ्योरी है ना, जो कैनन है, वो इक्विटेबल है कि अमीरों से ज़्यादा लें, गरीबों से कम लें। आप उसके अगेंस्ट तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपकी ज़कात भी प्रोपोर्शनल है, इस्लाम के अंदर भी प्रोपोर्शनल ही है ना, कि आप उसका 2.5% आप पे कर दें। और जी, क्वेश्चन चैप्टर 1 इज़ कम्प्लीटेड, राइट। इसका अब हम टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, मंडे को इसकी तैयारी कर लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे। फाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।